हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोग को स्टेट क्या होता है वो बताने जा रहा हूँ। स्टेट इन द सेंस एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप स्टेट का मतलब ये ना समझिए कि स्टेट मतलब कोई राज्य या फिर किसी कंट्री का कोई स्टेट। स्टेट मीन्स क्या होता है, वो उसकी डिफिनीसन, उसका जो कॉन्सेप्ट क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो मैं उसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो आप ज़रा गौर से समझिए और इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्टेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सर मैं बता दूँ आपको, ये आर्टिकल 12 में मेंशन किया गया है, ठीक है सर। ये आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट। तो मैं आपको पढ़ के बताऊं। द टर्म डिफाइंड इन आर्टिकल 12 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज पर द अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज प्रोवाइड। इसका क्या मतलब हुआ? अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज प्रोवाइड्स। तो सर इसका मतलब ये होता है कि जब तक कुछ और ना कहा जाए तब तक इस तीनों यहाँ जो मेंशन है इसके सिवा कुछ नहीं होगा। अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज प्रोवाइड्स, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये स्टेट इसमें जो इंक्लूड्स है, जो इसके में इंक्लूड्स है यही होगा जब तक कुछ और ना कहा जाए, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको स्टेट इंक्लूड्स में क्या क्या मेंशन होता है, क्या क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले ये आपका आएगा द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट। यानी कि हर स्टेट में, हर कंट्री के जो स्टेट होते हैं उसमें दो होते हैं, एक विधानसभा होते हैं और एक विधान परिषद होते हैं। तो वो लोग भी स्टेट में काउंट होंगे। स्टेट में कौन कौन से काउंट होंगे? एक तो पार्लियामेंट, ये काउंट होंगे। गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। अब उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो आते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेचर और ठीक है, विधानसभा विधान परिषद, ठीक है। अब उसके बाद सर थर्ड में आ गया ऑल लोकल एंड अदर ऑथोरिटी, ठीक है। ऑल लोकल एंड अदर ऑथोरिटी। अभी लोकल और अदर ऑथोरिटी क्या होता है, तो इसके बारे में मैं जरा आपको समझा दूँ। उससे पहले मैं आपको जरा नीचे में जो हाईलाइट किया गया है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो तीनों मैंने आपको बताया, द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, और लोकल एंड अदर ऑथोरिटी, ये सारे जो हैं वो विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय सीमाओं के अंदर ये एप्लीकेबल होगा, और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि या तो इंडिया के टेरिटरी में, या फिर वैसे जगह जो इंडिया का बाहर भी हो, लेकिन वो किसके कंट्रोल में हो, तो वो भारत सरकार के कंट्रोल में हो, यानी कि द इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो जिसका पहले मैंने आपको बताया था, ये लोकल एंड अदर, ये लोकल और अदर ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है। तो ये बता दूं, यहाँ पे ये लोकल ऑथोरिटी है। लोकल ऑथोरिटी में क्या क्या आएंगे? तो पहला आएंगे म्यूनसिपैलिटीज, यानी कि आप तो जानते होंगे हर स्टेट में और उन स्टेट का अपना एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है। जैसे कि दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। तो हर स्टेट का अपना अपना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है। तो ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी आपके वो लोकल ऑथोरिटी में आएंगे।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट में अपना उनका एक बोर्ड होता है, वो भी इसी में आएंगे। और पंचायती राज, पंचायत जो हैं ये भी आएंगे आपके लोकल अथॉरिटी में, ठीक है। अब मैं बता दूं, अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, बहुत सारे ऐसे विलेजेज हैं, गांव हैं, जहां पे अभी भी पंचायती राज के तहत अंतर्गत डिस्प्यूट का रिजॉल्व किया जाता है। यानी कि अगर मैं बता दूं, अगर किसी गांव में दो लोगों के बीच अगर झगड़े हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए, तो वो कोर्ट नहीं जाते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाते, लोअर कोर्ट नहीं जाते, वो पंचायत में ही अपने जो झगड़े का निपटारा कर लेते हैं। तो इसीलिए पंचायत का गठन किया गया, इसको कंस्टिट्यूट किया गया कि पंचायत होने से गांव में जो वहाँ की जो लोकल जो कम्युनिटी है, जो लोकल के लोग हैं, वो डिस्प्यूट होता है तो वो पंचायत के जरिए अपने डिस्प्यूट का रिजॉल्व करवाते हैं। वहाँ पे मैं बता दूं, वहाँ पे अभी भी सरपंच का चुनाव होता है, सरपंच का इलेक्शन होता है। वहाँ पे बाकायदा सरपंच और पंच चुन के आते हैं, और वो जो चुने हुए होते हैं मेंबर, वही पंचायती राज में के मेंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं आपकी लोकल अथॉरिटी की, तो लोकल अथॉरिटी में आपका 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अब पार्ट ए की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यानी कि आप जानते हैं जो बिजली के जो बोर्ड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिजली विभाग, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। यानी कि उस पर लॉ बनाने का काम, उस पर क्या चार्ज होगी, इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज होते हैं, कॉमर्शियल हो या फिर डोमेस्टिक हो, जो भी यूनिट का चार्ज होते हैं, वो सारे जो उस पे जो लॉ बनाते हैं, या वो उस पे जो क्या रेट रहना चाहिए हर स्टेट का, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, वो स्टेट गवर्नमेंट ही उस पर लॉ बनाते हैं। तो ये भी लोकल अथॉरिटी हो गए। जो लोकल अथॉरिटी है उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी आते हैं। यूनिवर्सिटी भी जो है वो लोकल अथॉरिटी के अंदर ही आते हैं। यूनिवर्सिटी जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी हो गया, कोलकाता यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारे जो हैं वो लोकल अथॉरिटी के अंदर ही आते हैं। और आपके ये सर आपके RBI, आपके RBI ये भी आपके लोकल अथॉरिटी में ही आते हैं। RBI एक्ट 1934 ये अभी भी ये भी लोकल अथॉरिटी के अंदर ही आते हैं। तो सर मैं कैसे समझूंगा कि कौन से लोकल में आएंगे, कौन से अदर अथॉरिटी में आएंगे? तो सर सीधा सा फंडा है, आप सीधा सा फंडा ये समझ लो कि जो एक आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन या एक स्पेशल एक्ट से पास किया जाता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो या जो भी आपका अथॉरिटी हो, उससे या तो कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर कोई लॉ से पास किया गया हो, वो आपके लोकल अथॉरिटी में आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी का अपना एक्ट है। यूनिवर्सिटी जो हैं, जो भी यूनिवर्सिटी है, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, कोलकाता हो, पुणे हो, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी हो, सारे यूनिवर्सिटी का अपना एक एक्ट है, सारे यूनिवर्सिटी का अपना एक लॉ है। वो पार्लियामेंट से पास होते हैं सारे लॉ। अगर वो स्टेट के हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर से पास होंगे, ठीक है। और RBI, एक मिनट, हाँ, RBI, इस पे ये भी RBI भी है, RBI एक्ट से पास किया गया है, ठीक है सर। RBI एक्ट 1934 बाकायदा 1934 में एक्ट पास हुआ था। तो ये भी RBI हो गया आपका सेबी, एक मिनट, सेबी हो गया, ये भी आपके लोकल अथॉरिटी में ही आते हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ अंडर द अथॉरिटीज। जो भी अदर अथॉरिटी के अंदर आएंगे, वो जो भी आएंगे वो या तो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोई अदर लॉ से वो पास किए जाएंगे, तभी वो अदर अथॉरिटी में आ सकते हैं। अब सर क्या है,
यहाँ यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, दो ऑप्शन यहाँ पे दो मैंने हाईलाइट किया था, एक विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब उसी का मतलब है कि इसका अब यहाँ पे उसकी मतलब क्या है, अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो सर मैं आपको उसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ। तो पहले मैं इसके बारे में यहाँ जो मैं पढ़ लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसका मीनिंग क्या है। तो कहा जाता है सर, यहाँ पे लिखा है कवर इनटू द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कवर इनटू द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, not only every authority within the territory of India, not only every authority within the territory of India, but also those, यहाँ देखिएगा, एक मिनट मैं हाईलाइट कर दूँ आपको, but also those functioning outside India। क्या है ये, स्टेट में वही नहीं आए, एक मिनट से, हाँ, ये स्टेट में वही नहीं आएंगे जो कि आपके अथॉरिटी के अंदर आते हैं, जो कि इंडियन टेरिटरी के अंदर आते हैं, वो भी आएंगे जो, बट यह ना, बट ऑल्सो दोज फंक्शनिंग आउटसाइड इंडिया, जो कि भारत के बाहर भी काम कर रहे हैं, प्रोवाइडेड सच अथॉरिटी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि सीधी सी कहने का मतलब है कि जो भारत के टेरिटरी में है उस पर तो भारत का कंट्रोल तो रहेगा ही रहेगा, वो भी स्टेट कहलाएंगे, और वो भी जो भारत के बाहर हैं, जो भारत के बाहर हैं उसमें भारत का कंट्रोल है, तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। तो भारत के बाहर कौन सा होगा, तो सर आप देखोगे कि हर कंट्री में भारत का एम्बेसी होता है, जिसे कि हम बोलते हैं राजदूत। पाकिस्तान में भारत का अपना एम्बेसी होगा, जापान में इंडियन एम्बेसी होगा, यूके में होगा इंडियन एम्बेसी, यूएसए में होगा इंडियन एम्बेसी। तो वहाँ पे तो हर कंट्री में इंडिया का अपना एम्बेसी होगा। तो सर वहाँ एम्बेसी होगा तो वहाँ पे कंट्रोल, तो सर अगर इंडिया का एम्बेसी है तो ओबियसली सी बात है सर कि वहाँ पे कंट्रोल भी तो इंडिया का ही होगा ना, तो वो भी स्टेट ही कहलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड अब्रॉड, ये भी आपके जो हैं वो स्टेट ही कहलाएंगे। ठीक है सर, स्टेट में सीधी सी मतलब है गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट बॉडी को ही हम लोग स्टेट कहते हैं। इससे पहले आप लोग जानते होंगे कि स्टेट मतलब आप लोग का राज समझते होंगे, किसी स्टेट का राज समझते होंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको डिनाई करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि स्टेट मीन्स व्हाट विच इज मेंशन इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो आर्टिकल 12 में जो मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 12 में जो मेंशन है वो स्टेट कहलाएगा। ठीक है सर, तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से होंगे उसमें, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द ईच ऑफ द स्टेट। ठीक है सर, ये लोकल एंड अदर अथॉरिटी कहाँ, तो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब लोकल अथॉरिटी में आपके म्यूनसिपलिटी आ गए हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आ गए हैं, पंचायती राज आ गए हैं, और अदर अथॉरिटी में वो आएंगे जो कि कोई एक्ट से पास किया गया हो, या फिर या कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर एक कोई एक्ट से पास किया गया हो, कोई लॉ से पास किया गया हो, वो लोग अदर अथॉरिटी में आएंगे। तो उनमें क्या आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आ जाएंगे, यूनिवर्सिटी आ जाएंगे, RBI आ गया, SEBI आ गया, आपका ICAI आ गया, ICSI आ गया, ये सारे आपके अदर अथॉरिटी में आते हैं। ये अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें बेसिकली वो आएंगे जो कि कंट्री के बाहर हैं और कंट्री के बाहर काम करते हैं, और उस पर इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, तो वो लोग इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। ठीक है, जैसे कि इंडियन एम्बेसी हो गया, या फिर भारत के जो राजदूत होते हैं जो भारत के बाहर
दूसरे देश में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, उस पे कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट का रहता है, तो ऑब्वियसली बात है वो भी स्टेट के डेफिनेशन में फॉल करेंगे। ठीक है। और एक बात और सर, अगर आपका फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है सर, ये फंडामेंटल राइट, अगर आपका फंडामेंटल राइट इफेक्ट करता है तो आप स्टेट के अगेंस्ट आप स्टेट के अगेंस्ट आप या तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है सर। हाँ, अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट को अगर इफेक्ट किया है तो आप नहीं जा सकते। लेकिन अगर कोई स्टेट मीन्स गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर आपके साथ कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है, आपके फंडामेंटल राइट को इफेक्ट किया है, तो देन आप स्टेट के अगेंस्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। तो आज के लिए सर इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। अगर आपको कोई कमी लगी है मेरे इस वीडियो में तो सर कमेंट करके बताइएगा कि क्या कमी रह गई, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस कमी को दूर कर सकूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।